बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वैसे सुबह सुबह आपका मूड अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। उसका ताल्लुक बहुत सारे फैक्टर से हो सकता है, आपके इर्द गिर्द के लोगों से, आपके चीज़ों से, आपके माहौल से। और अगर ये मूड ज़रा सा भी ख़राब हो जाए ना तो आपका पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है, उनके दिमाग में चीज़ होती है कि अच्छा हमारी सुबह किसी ने ऐसे बात कर दी, हमने उस फलाने शख्स को देख लिया तो हमारा मूड ख़राब हो गया। एक्चुअली में एनर्जीज़ या वाइब्स बहुत डिपेंड करती हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों की। या सुबह जब आप उठते हैं तो आपको जो पहली इंटरेक्शन होती है या पहला कोई ऐसा जेस्चर होता है या पहली ऐसी कोई वाइब होती है जो आपके मूड को अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। लेकिन बुरे मूड के साथ जाने से बेहतर है कि आप अच्छे मूड को अपने ख़राब मूड को बेहतर करने की कोशिश करें। और उसके लिए बहुत सारी कोशिशें की जा सकती हैं। अच्छी चाय, न्यूज़पेपर पर कोई अच्छी खबर जो कि मुश्किल से मिलती है। इसके अलावा भी ट्रैफिक के हवाले से भी हम अक्सर कहीं ना कहीं जब आ जा रहे होते हैं तो सुबह सुबह ट्रैफिक ही आपका मूड ख़राब कर देती है। लेकिन कोई बात नहीं, मूड अगर ख़राब है और आपका दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, आप हमारा शो ट्यून करें। आपको हो सकता है बिल्कुल भी दिल ना करे जाने का, लेकिन हो सकता है आपका जाने का दिल कर जाए। इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड। सो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पॉलिटिकल खबरें आपको पता है कुछ ना कुछ चलती रहती है। मुल्क की सियासत में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। एक सियासतदान कोई स्टेटमेंट देता है, उसके काउंटर में कोई और जवाब आता है। और मौलाना फजल रहमान साहब आजकल बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और बड़ा वो ना बुली भी कर रहे हैं कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने कल कहा है कि ऐसे लग रहा है कि कैप्टन सफदर पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को डांट रहे थे। और कैप्टन सफदर के हवाले से या अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाए तो उनकी जो तोपों का रुख है ना वो उस जानिब हो गया। पहले वो सब बातें तहरीक इंसाफ के हवाले से करते थे, लेकिन अब वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बातें करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के सितारे चूँकि गर्दिश में हैं और पिछले कई अरसे से हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून चूँकि हुकूमत के अंदर मौजूद है तो ज़ाहिर है अपोजिशन में या वैसे भी जो भी जमातें होती हैं उनका जो सारा टारगेट होता है वो इक़्तिदार में रहने वाली जो जमात होती है उसके हवाले से होता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। और फिर जो हमने कल अदालती मामले को भी डिस्कस किया था कि अदलिया के कामों में जो मुदाखलत है उसके हवाले से भी बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद हैं और उस केस की जो समाअत भी हुई इस हवाले से बात करेंगे। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ओवरऑल इस पॉलिटिकल सिनेरियो का जायज़ा लिया जाए, चाहे वो इक़्तिदार में रहने वाली जमात है, अपोजिशन की जमातें हैं। ये आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ होती हुई नजर आ रही है आइंदा आने वाले दिनों में? नहीं, फौरी तौर पर तो जिसको आप स्टेबिलिटी कहते हैं वो तो नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर ये ख्याल है कि कोई हुकूमत के लिए कोई मसाइल पैदा होंगे, कोई गड़बड़ पैदा होगी, तो ऐसा भी दिखाई नहीं देता। ना तो पीटीआई में इतनी हिम्मत है कि वो हुकूमत को टॉपल कर सके। वो अगर मुजाहरे भी कर रही है, धरने भी दे रही है, धमकियां भी दे रही है, तो इसका मतलब सिर्फ अपने आप का सियासी वजूद कायम रखना है और वो सियासी मुज़ाकरा चाहती भी नहीं है। उनकी ख्वाहिश है जो वो कह देते हैं, किसी न किसी बंदे से कहलवा देते हैं कि हम तो करेंगे आर्मी चीफ से बात या आईएसआई चीफ से बात, हम सियासतदानों से बात क्या करें, इन्होंने कौन से फैसले करने। वो बात जो इंडिया वाले कहा करते हैं कभी कभी कि हम क्यों बात करें पाकिस्तान के सियासतदानों से, हम तो उनके आर्मी से बात करेंगे जो करनी होगी। तो इस तरह की वो बात करते रहते हैं, लेकिन फिर उसकी तजदीद भी करते हैं। मतलब उनका कहना यह है कि उनको मालूम है कि उनकी सियासत जो है वो उसके जरिए से वो किसी तरह भी पावर में नहीं आ सकते। अगर आ सकते हैं तो कोई ये देकर, कोई बात करके, कोई अंडरस्टैंडिंग करके ही अगर उनको ला सके तो वो पावर में आ सकते हैं। ये नहीं होता कि आपके वोट कितने दिए या क्या लिए। पाकिस्तान की जो सियासी हकीयात क्या है, डायनेमिक्स है, उसमें आपको बहुत सी बातें और सोचना पड़ती है, देखना पड़ती है। आपने वोट लिए होंगे, मैं नहीं कहता कि वोट 147 ठीक है या 45 ठीक है या कौन ठीक है या कौन नहीं ठीक है। कल बहुत मैं कहता हूँ बहुत ही मोटबर और मोटरस शख्स ने ये बताया कि कराची में जिन लोगों ने पीटीआई बहुत से हलकों में जीती है और मसलन जमात इस्लामी वालों ने कहा कि हम कहते हैं कि वो जीते हैं, लेकिन उनके पास 145 नहीं है।
यानी कि दावे तो सब करते हैं कि फार्म 45 फार्म 45। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट है वो उनको दिया जाए। अच्छा सजाद साहब, आपने खुद कहा कि ये जो सियासी जमातें हैं ऑब्वियसली आपस में एक दूसरे पे तनकीद करती हैं और कहते हैं कि जी आपस में बात नहीं करनी। एक तरफ तो आप तहरीक इंसाफ की हमने जहाँ बात की कि वो कहते हैं जी हम मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से या उसके हवाले से, एक जो रहनुमा है वो कहता है कि हम कर रहे हैं, दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। तो ये जो तस्दीक और तरदीद के दरमियान में उलझी हुई है तहरीक इंसाफ, ये उलझन से कैसे निकलेगी? क्या होंगे इनके मुज़ाकरात, और अगर होंगे तो उनका कुछ रिजल्ट भी नजर आएगा? माजी का रिकॉर्ड तो ये है ना जी, मुज़ाकरात होते थे, बात तय हो जाती थी, कहते थे शाम को आके बताएंगे, और शाम को बताते कि बानी तहरीक नहीं मानते। और ये लगता था कि जैसे बानी तहरीक इस बात पर डटे हुए हैं कि फौज मुझे पावर दे, और पावर देने के बाद कोई बात करे तो मैं बात करूंगा। अब भी लगता है कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें रहा किया जाए, उनके मुकदमा खत्म किए जाए, और मुकदमा उनके सिर्फ उनके या उनकी बीवी के, बस और कुछ नहीं, खत्म किए जाए और उनको पावर में लाया जाए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात किए जाए। तो इस तरह की जो जब एक आप स्टांस इख्तियार कर लेते हो तो वो कुछ सियासी स्टांस नहीं हुआ करता। आप ये बात ऐसी है तो कहना भी नहीं चाहते, लेकिन क्या आप यही रहे हो? आप कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट हमें दिया जाए। मैंडेट कैसा मैंडेट भाई? कैसे साबित करोगे कि आपका मैंडेट ये है? आपको साबित करना पड़ेगा ना। वही मैं कहता हूं कि फार्म 45 भी इनके पास नहीं है। यानी कि ये शोर जो तो वो पड़ता है ना कहते हैं कि कि ये हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे मैंडेट को छीना गया है, वो तो ये इल्जाम लगाते हैं। गांधी हुई, कैसे साबित करेंगे गांधी हुई है? उनका एक ही दावा ना कि फार्म 45 के मुताबिक हम जीते हैं। तो फार्म 45 है ना? सही, ठीक हो तो गया। कहा जाता है कि अच्छा अब मौलाना उन्हें साहब की भी सजाद साहब बात करें, कल उन्होंने भी पहले तो कैप्टन सफदर को तनकीद का निशाना बनाया, फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि शहबाज शरीफ पे हम बिला वजह क्यों तनकीद कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत है उन पर तनकीद की जाए। तो ये जो मौलाना साहब की जो तोपों का रुख है अब मुस्लिम लीग नून की जानिब हो रहा है, क्योंकि अब वो इस वक्त हुकूमत में है, इक़्तिदार में है, तो ये जो कहीं ना कहीं सियासत के डायनामिक्स बदलते रहते हैं। जी, उनकी तोहफा पर मुस्लिम लीग की तरफ नहीं हुआ, बल्कि वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं इस हुकूमत की मुखालफत कर रहा हूँ तो मुस्लिम लीग की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी हुकूमत ही नहीं है। हाँ जी, और जिनकी हुकूमत है मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। वो लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो एक तरह का खत्म हो गया है, खास तौर पर इमरान खान की इमरजेंसी के बाद। अब जब वो खत्म होता दिखाई देता, देखिए उन्होंने बड़ा रूल किया है, एक खित्ते पे उनकी हुक्मरानी रही है, और उनकी अब उनकी अपनी सीट खतरे में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खतरे में है। खतरे में क्या, वो अब जीत नहीं सकते। लगता है कि वो बड़ा मुश्किल हो गया उनका खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी हल्के उनके लिए। वो जीतना चाहेंगे तो जाकर बलूचिस्तान में जीतेंगे। तो ऐसी सूरत में वो लड़ रहे हैं। वो भी बात वही कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि मुझे जिताओ, और मुझे जिताओ कहना नहीं चाहते, लेकिन वो ज्यादा सलीकेमंद आदमी है, वो ज्यादा सलीके के साथ कर रहे हैं कि भाई हम क्या बात करें मुस्लिम लीग के साथ, नवाज शहबाज शरीफ के साथ। उनकी पावर तो नहीं है, जिनकी पावर है गोया वो भी उन्हीं से बात करना चाहते हैं, और ये नहीं कहते उनसे बात करना चाहते, कहते जी इनका कोई कसूर नहीं, कसूर उनका है जिनकी पावर है, इतना कह चुप कर जाते हैं। यानी मतलब ये है कि आओ भाई तुम आके हमें इक़्तिदार दो, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। और फजल अच्छा सजाद साहब, जिस तरह से अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान ठीक है, अब उन्होंने कहा वो एस्टेब्लिशमेंट से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी कोई हुकूमत आने की कोशिश करती है इक़्तिदार के अंदर, या जो भी सियासी जमात कोशिश करती है कि वो इक़्तिदार ले, तो सबसे पहले उनकी जो नज़रें होती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होती हैं। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से सब अच्छा होता है, और जैसे ही वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं उनके अगेंस्ट ज़रा सी भी कोई चीज़ होती है, कोई केस होता है, कोई ऊंच नीच होती है, फिर वही एस्टेब्लिशमेंट उसी जमात के लिए बुरी बन जाती है। सो ये जो वो घन चक्कर है जिसके अंदर ये सारी सियासी जमातें घूमती हैं कि आने से पहले वही एस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, आने के बाद वही एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है सियासी जमातों ने। अब ये तोपों का, जैसे हम कह रहे थे कि मौलाना साहब कह रहे हैं इससे पहले खान साहब की हुकूमत देख लें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देख लें, माजी के अंदर ये होता चला आ रहा है। देखिए ये बात आप दुरुस्त कह रहे हो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई इस बात की नहीं होती कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर चली जाए, एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हिस्सा न ले, उनका सियासत में हिस्सा लेना गैर आईनी है। जी। ये मौक़िफ़ इख्तियार करते तो बाजार यही है
लेकिन मतलब ये होता है कि भाई हमें पावर में लाओ, दूसरों को पावर से हटाओ। हटाओ या यही इमरान खान कहता है, यही आप फजलुर रहमान कह रहे हैं, और चुपके मुस्लिम लीग नून ने भी यही काम किया है। वो पहले बड़े तसादम की पॉलिसी के साथ थे, जिसे वो बड़ी एक तरह की तसादम की पॉलिसी, मुआशरे की पॉलिसी कह के बयान किया जाता था, और अब क्या जिससे वो शहबाज शरीफ की पॉलिसी कहा जाता है कि धीरे धीरे उनके साथ बना के रखो और बना के आगे चलो। देखिए हमारा मुल्क तो इस वक्त है इसी तरह की मुफाहमत बैन अवी सतह पर भी कर रहा है। एक तरफ अमरीका है, इंडिया है, इसराइल है, रोज बयान आता है इंडिया से ताल्लुका ठीक कर लो, रोज बयान आता है इसराइल की हमारा क्या बगाड़ा है, रोज बयान आता है कि अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सब बातें करते हैं। चीन जो आपकी, जिन्होंने आपकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री बिल्ड की है, अमेरिका ने एक टके की डिफेंस इंडस्ट्री आपकी बिल्ड नहीं की। उन्होंने आपको हथियार बेचे हैं, आपको हथियार बनाने की सलाहियत नहीं दी है, बल्कि ये हुआ है कि जो हथियार बनाने सीखे हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखे हैं आपने। यानी अमेरिका ने पाबंदी लगाई, आपने उन्हीं के हथियार खोल के उनके हथियार सीख लिए कि ये कैसे बना रहे हैं। तो ये जो अमेरिका का स्टाइल है, चीन का स्टाइल का फर्क है, ये हमें अच्छी तरह इसको कहीं स्टॉप होना पड़ेगा। अच्छा सजाद साहब, ये जो अभी मैं, चूंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके कमेंट्स आ जाएं। ये जो अदालत या अदलिया के काम में मुदाखलत का मामला है, इस पर हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है, और चूँकि समात की बात से भी बातें हो रही हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर अदलिया के काम में मुदाखलत हो रही है तो इसके ज़िम्मेदार भी वज़ीर आज़म हैं। ये स्टेटमेंट थी मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की जानिब से। अब ये जो अदलिया के काम में मुदाखलत का मामला है, इस पे सियासी जमातें हों या अदलिया हो, ये केस आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर तौर पे? क्योंकि ये मुदाखलत का मामला एक ऐसे इदारे को कंट्रोवर्शियल कर रहा है जिसकी तरफ सबकी नज़रें होती हैं। एक मुल्क का जो निज़ाम है, एक अदालती निज़ाम है, उसके अंदर सवालात उठना या इबाहम पैदा होना, ये भी इटसेल्फ एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। नहीं, बात ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि अदलिया जो है उस पर दबाव डाला जा रहा है और उसके जिम्मेदार वजीर आजम है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि वजीर आजम तो खुद कुछ नहीं है, उन पर दबाव भी वही ताकतें डाल रही हैं जो अदलिया पे डाल रही हैं। यानी तो कोई कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, कोई अपने ऊपर कोई बात लेने को तैयार ही नहीं है। माना तो माने के फिर क्यों कहते हैं कि ये इसका तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ है, इसका जिम्मेदार वजीर आजम है। कह दे कि इसका जिम्मेदार वो इदारे और एजेंसियां हैं जो शहबाज शरीफ पे भी दबाव डालती हैं, अदलिया पर भी दबाव डालते हैं। कह देना खुल के, फिर इकट्ठे हो जाए सब। इकट्ठे क्यों नहीं होते? तो सियासतदान एक आध बार इकट्ठे हुए थे, मसलन उस जमाने में जब इमरान ने पहला धरना दिया सन 14 में, और पोलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, और रिजल्ट क्या निकला? उनको विड्रॉ करना पड़ा अपना धरना, उनको धरना विड्रॉ करना पड़ा, फौज को अपनी सपोर्ट विड्रॉ करना पड़ी। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो जाती हैं तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर पाती। अब जजेस इकट्ठे हुए हैं, लेकिन किस हद तक इकट्ठे हुए हैं, कैसे इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या सचमुच उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, जेन्युइन केसेस है? वो कहते हैं मेरे हमारे बेडरूम पर आपने कैमरे लगा दिए। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है कि हमारी कुछ तस्वीरें इनके पास हैं जो मशकूक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना जी। That's sad। और ये मामला कहीं ना कहीं, जैसा आपने खुद कहा कि सियासतदान इकट्ठे होने की ज़रूरत है, सियासत से, अपनी सियासत चमकाने से बालातर होके एक चीज़ के ऊपर स्टैंड या स्टांस लेने की ज़रूरत है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है, और इल्ज़ाम तराशी भी करनी है सबको। थैंक यू वेरी मच सजाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सजाद मीर साहब अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। थोड़ा लाइव कट था, लेकिन स्टिल वी मेड श्योर कि हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहे। जनाब, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है कि जो चीज़ हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, जिसको हम देख रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये ठीक है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी तरह हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसके अंदर हमें नज़र आया कि कुछ लोग एक
कश्ती के ऊपर जा रहे थे और फिर वहाँ पर वो कश्ती उल्टी और लोग वहाँ पे नाले में गिर गए। ये जो वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी हवाले से बताएंगे। और ये कहा गया कि जनाब ये मुर्तज़ा वहाब साहब है जो कि कराची में गुज्जर नाले के ऊपर, मेयर कराची जो है वो वहाँ पे गए हैं गुज्जर नाले के ऊपर, वहाँ इंस्पेक्शन करते हुए ये कश्ती उलट गई और वो गिर गए और खुदा न खास्ता कोई मामला जो उनके जानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अच्छे नहीं हैं। तो ये खबर आई तो उसके बाद हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने नुमाइंदगान से भी पूछा कि ये खबर सच्ची है या नहीं, तो पता चला कि ये वीडियो जो है ये फेक वीडियो है। वीडियो ठीक है लेकिन ये मुर्तज़ा वहाब साहब की नहीं है, मेयर कराची की नहीं है, बल्कि इनफैक्ट इंडिया में गोवा के हवाले से ये जो वीडियो थी ये वो थी और ये चली सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने इसको कराची के मेयर से जो एसोसिएट कर दिया और फिर ये खबर फैलती चली गई। लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई किया और हमने सोचा कि इस हवाले से बात भी करेंगे। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताहा मखदूम मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। गुज्जर नाले का कहा, तलहा मखदूम, सॉरी मैं गलत नाम ले गई, माजरत के साथ तलहा, वैसे नाम गलत लिया जाए तो ये बहुत गलत बात होती है और इसके लिए अपॉलॉजीज इन एडवांस। लेकिन ये जो वीडियो थी इसको हमने देखा भी और फिर आपने भी इसको हमें आइडेंटिफाई किया कि ये गोवा की वीडियो है, लेकिन कराची में ओवरऑल गुज्जर नाला जहाँ पे आप खड़े भी हैं कुछ अच्छी और हौसला अफजा सूरत ऑलरेडी नहीं है। सो थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताएं ताकि हम इस वीडियो और इस फेक वीडियो या फेक न्यूज़ के हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन कर सकें। बिल्कुल उर्मिला, अगर हम मेयर कराची की बात करें या दीगर म्यूनसिपल इदारों की बात करें तो वो शहरियों की अवामी तनकीद के निशाने पर रहते हैं, लेकिन जलती पर तेल छिड़का है। इस वीडियो ने जो कि आपने स्क्रीन पर प्ले करी, इसमें दिखाया गया है कि जो है वो चंद अफराद जो है वो एक बेड़ा नुमा मशीनरी पर सवार हैं जो कि नाले में जा गिरी है और उसको जो है वो कैप्शन जो सोशल मीडिया पर दिया गया उस पर ये दिया गया कि मेयर कराची हैं जो कि गुज्जर नाले की सफाई के दौरान वो गिर चुके हैं। जो वीडियो में नाला देखा जा रहा है वो बड़ा अनडेवलप सा नाला है, लेकिन मैं सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को जो है वो ये गुज्जर नाले के मनाजिर दिखाऊंगा। ये बड़ा डेवलप नाला है, दोनों अतराफ जो है इसके बाउंड्री है और ये बड़ी गहरा जो है वो नाला है, वो बड़ा छोटा सा और अनडेवलप सा नाला है। ये 18 किलोमीटर तवील बड़ा नाला है शहर का, जो कि शहर के 3 बड़े नालों में शुमार होता है इसका। तो इसके मनाजिर कुछ और हैं और जो वीडियो चल रही है उसके मनाजिर कुछ और है। कुछ लोगों ने इस पर कैप्शन दिया कि ये मेयर कराची की जो है वो इसमें गिर गए हैं और जो है कुछ ने बताया कि जी डीएमसी जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो है वो चेयरमैन है वो अफसरान के साथ जा गिरे हैं। कुछ ने बताया कि लियाकताबाद टाउन के जो है वो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जा गिरे हैं। लेकिन असल हकीकत जब पता चला कि ये कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वीडियो ही नहीं है, ये भारत के इलाके गोवा की वीडियो, जहाँ के मेयर जो है वो इंपोर्ट करते हैं एक मशीनरी जो बेड़ा नुमा है, वो ग्रास कटर है असल में, वो जो है वो इंपोर्ट करते हैं, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और जैसे ही उसके अमली तजुर्बे के लिए निकलते हैं और वेव करते हैं शहरियों को, वीडियो में देखा जाता है कि जी हमारा तजुर्बा जो है वो कामयाब हुआ, भाई इससे हम ग्रास कटिंग करेंगे और जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करेंगे। वो उस दौरान जो है वो अमली तजुर्बे के दौरान ही वो जा पलटती है और मेयर समेत 6 अफसरान जो है वो गोवा के मेयर समेत जो है वो नाले में जा गिरते हैं। और अगर इससे हट के बात करें, जैसे आपने तनकीद शहर में जो है वो सूरत हाल की बात करी, तो शहर की सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। तनकीद शहरियों की, आवाम की जो है तनकीद है म्यूनसिपल इदारों पे, वो बिल्कुल वजह है कि कई शहर के किसी भी इलाके में चले जाइए तो एक नाला है जिसकी सूरत हाल आपने देखी वीडियो में, मनाजिर देखे, डेवलप नाला है, इसकी सफाई आसानी से की जा सकती है, लेकिन यहाँ कचरे के ढेर लगे हैं, पूरा जो नाला है आपने मेंशन भी किया है। मैं जरूर चाहूंगी कि एक बार फिर आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि वो ये नाला हमें दिखाए भी, क्योंकि सफाई ओवरऑल कराची में तो बुरा ही हाल है, लेकिन इस नाले के ऊपर जितना गंद, कूड़ा और हमें नज़र आ रही है चीज़ें, और ऑब्वियसली इसके इर्द गिर्द आबादी भी है, यहाँ पर लोग भी रहते हैं, सो थोड़ा सा और काफ़ी गहरा भी है और खुदा ना खास्ता गिर भी सकता है कोई। और इसमें हमने माजी में देखा भी ऐसे वाक़यात हुए भी हैं। बोलूँगा कि जी बिल्कुल, मतलब मैं अब्दुल्ला से बोलूँगा हमारे कैमरामैन से कि ये पैन करें और दिखाएं कि ये इस नाले के, जो कि एक बड़ा नाला है, शहर का 3 बड़े नाले हैं, जो कि सबसे बड़ा एक सोर्स कहलाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से पानी की निकासी का, जो कि बारिश के दौरान जो है वो शहर में आए दिन शिकायत रहती है कि जो है वो पानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है शहर का वो पूरा डूब जाता है। उसकी वजह यही है कि इसमें से पानी की ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो इसमें जो है वो सलाहियत नहीं रहती, क्योंकि इसमें
कचरा भरा हुआ है। इसी तरीके से महमूदाबाद नाले चले 40 बड़े नाले हैं जो कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मेयर कराची साहब की जिम्मेदारी है उन नालों की सफाई करना। लेकिन जैसे ही मानसून या दीगर जो है वो कोई सीज़न बारिश का आता है तो उस दौरान दावे किए जाते हैं कि जी नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर टाउन में जो 25 टाउन है शहर के टाउनशिप कॉरपोरेशन है उनके की जुडिक्शन में 400 से ज़ायद जो है वो छोटे नाले आते हैं, उनकी भी सूरत हाल ऐसे ही है, जहाँ चले जाए कचरा नज़र आता है। ये नालों की अगर बात करें तो ये जो है वो सलाहियत नहीं इनमें पानी की जो है निकासी की। अगर सड़कों की बात करें तो टूटी बूटी हैं, कचरे के ढेर सड़कों के अतराफ लगे हुए हैं। म्यूनसिपल इदारों पर अवामी तनकीद बिल्कुल बजा है, लेकिन जो इस वीडियो की अगर हम बात कर रहे थे तो ये बिल्कुल मेयर साहब के साथ ज्यादती है। ठीक है, अच्छा तला आपने अभी बताया भी कि यहाँ पे इर्द गिर्द आबादी भी है और पीछे हमें कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं, कुछ कच्चे मकान भी है और गुंजान आबाद इलाके भी हैं। ऑब्वियसली ये इलाका है, इर्द गिर्द आबादी रहती होगी। थोड़ा सा हमें आबादी के हवाले से बताएं किस तरह से लोग यहाँ पर आबाद हैं, क्या सिर्फ कच्चे मकान भी हैं या दीगर लोग भी यहाँ पे रहते हैं पक्के मकानों के अंदर भी? मैं आपको बताऊं ये गुजर नाला है, इसी तरह महमूदाबाद नाला है। अब्दुल्ला अगर दिखा सके कैमरामैन कि तकरीबन इसके अतराफ में जो है वो कच्ची आबादी है और जो है वो इनको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो कराची में इंतज़ामिया ने इसके नालों के अतराफ जो है वो ऑपरेशन किया था, डेमोलिशन की थी। अब भी कुछ जो है मनाजिर आपको जो है वो असरात दिखेंगे जो डेमोलिशन के हैं। कुछ घरों के आगे की दीवारें टूटी हुई हैं, असरात अभी भी मौजूद हैं जो कि डेमोलिशन हुई थी इधर, और कई 100 घर तोड़े गए थे। उनको जो है वो इसमें कंपनसेट किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से कि जो है वो कंपनसेट करके दूसरे प्लॉट दिए जाएंगे या कुछ मुतासरीन को जो है वो रकम दी गई थी। उसके बाद इसके अतराफ जो है वो सड़कें तामीर होनी थी, डेमोलिशन कर दी गई, लोगों के कई 100 घर तोड़ दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक तो हुक्म पे अमल दरामद कराया गया, लेकिन डेवलप नहीं किया गया। इस पर सड़कें बननी थी, सर्विस रोड बनने थे, इस नाले के अतराफ नहीं सिर्फ महमूदाबाद नाले के अतराफ बननी थी, गुजर नाले के अतराफ बननी थी, औरंगी टाउन नाला है उसके, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बना, सड़कें तो बनी नहीं। तला ये लग रहा है कि इस नाले की सफाई भी बहुत दिनों से नहीं हुई है या हुई नहीं है कभी, क्योंकि बारिशों के बाद जब हम देखते हैं कराची में पानी या सड़कों की सूरत हाल तो आई वंडर वाई के वहाँ पे ये सूरत हाल होती है, क्योंकि ये जो हम सारी गंदगी देख रहे हैं तो बारिशों में तो ये चौक होते होंगी जगह, तो ड्रेनेज का सिस्टम तो ऑलरेडी कराची का सुभान अल्लाह है और उसके बाद जो सूरत हाल बनती होगी। थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया तला। और हम जानते हैं रिपोर्टिंग में इस तरह की जगहों पे खड़े होना, वहाँ से रिपोर्ट करना इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग काम है। सो हैट्स ऑफ टू यू। और आपने अगर वेट किया तो उसके लिए भी माजरत खाएं हम, क्योंकि आप फील्ड में हैं और वहाँ पे जो स्मेल है, बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन माई रिपोर्टिंग डेज मैंने यहाँ से रिपोर्ट किया था कराची में और मेरा पहला कराची का बीपर था और मैं यहाँ खड़ी हुई थी और मेरे लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल था और वापस आके 2 दिन मुझे बहाल करने के लिए अपनी तबीयत को लगे थे। सो थैंक यू वेरी मच तला, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। तला हमारे साथ मौजूद थे जी, गुजर नाले के ऊपर जो सूरत हाल थी उससे भी आगाह करे थे और उसके साथ साथ जो एक फेक वीडियो हमने आपको दिखाई थी जो कि फेक खबर फैली थी सोशल मीडिया के ऊपर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के हवाले से, उसको भी हमने बताया कि ऐसी खबरों को पहले वेरीफाई करें और फिर इस तरह की बातों को आगे फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। दो कि कराची की सूरत हाल की जी हम बात कर रहे हैं और कराची में वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गटर के ढक्कन हो, दीगर चीज़ें हों, इन सब पे बार बार बात करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो इस फिक्सिट, जो आपको याद होगा कि कराची के अंदर कैंपेन स्टार्ट की गई थी, इस फिक्सिट के जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था इस कैंपेन को, आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद है, MP भी है, उनसे हम बात भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया। ये जो वीडियो सर हमने देखी ये फेक निकली, लेकिन दूसरी जानिब ये हमारा एक अलमिया भी है कि आए दिन कराची के शहरी जो हैं इस तरह के मामलात में फंसते भी हैं, बच्चे ढकने के बगैर जो गटर है उसके अंदर गिर भी जाते हैं और ये कोई इस तरह का वाकया, चलें ये तो वीडियो फेक थी लेकिन ऐसे वाकये माजी में होते चले आ रहे हैं। सो ये कौन ठीक करेगा कराची जो इसकी सूरत हाल इतनी मखदूश होती चली जा रही है? पहले तो मोहतरमा बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए और इस अहम मौजू को ज़ेरे बहस लाने के लिए। देखें ये वीडियो बिल्कुल फेक है लेकिन लोग इसको शेयर कर रहे हैं, ये जगह जगह सर्कुलेट हो रही है और मिलियंस में ये पहुंच चुकी। क्यों? क्योंकि कराची वाले के इर्द गिर्द हालात ये हैं। ये वीडियो तो फेक है लेकिन हालात हकीकती तौर पे ये हैं कि जगह जगह कचरा मौजूद है, सड़कें टूटी फूटी है, नाले चौक है सारे, और लोग इसको मुर्तजा वहाब इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि कहीं किसी नाले में शर्म से डूब जाए, इनकी कारकर्दगी ऐसी है। रीजन क्या है कि सफाई एक रेगुलर मुस्तकिल अमल है।
ये नहीं हो सकता कि हफ्तावार कैंपेन की सफाई चल रही हो, या मॉनसून से पहले की कोई सफाई मुहिम शुरू हो जाए, या मीडिया आपके खिलाफ खबरें चलाना शुरू करे तो आपकी मशीनरी एक्टिवेट हो जाए, आप सड़कों पर नजर आना शुरू हो जाए। सफाई सारा साल 24/7 अमल है जो इदारों ने करना है। ये इदारों को की कैपेसिटी को बिल्ड नहीं करते, ये इदारों को एम्पावर नहीं करते, और ये बस वही एक फोटो सेशन कॉस्मेटिक हमें काम नजर आता। और जो मीडिया के कैमरे की हद तक होता है, कैमरा इधर उधर होता, काम फारिग हो जाता। तो कराची में मुझे बताएं ना कि जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, क्यों सिवरेज के कनेक्शन बारिशी नालों के साथ हैं? ये क्यों? ये दोनों सिवरेज के नालों का काम अलग है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का काम अलग है। ये दोनों एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसीलिए कचरे से नाले चौक होते हैं, बारिशी नाले, और बारिशी नालों की निकासी समंदर में होती है जाके, जिस पर कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं है जो उस पानी को रिसाइकल करे और समंदर में साफ शफाफ पानी पहुंचे। यही कचरा गंद आलूदा पानी समंदर में पहुंचता और वहां की जानदार मखलूक को नुकसान पहुंचाता। लेकिन कोई जहन, कोई अकल हो जो इन चीजों पर सोचे, तो फिर कोई कारकर्दगी नजर सोचना तो चाहिए। ऑब्वियसली ये कोई ऐसी हौसला अफजा चीज़ नहीं है कि समंदर के अंदर ऐसे गंदे पानी का जाना। और ओवरऑल सिस्टम पे भी हम बात करें, आपने कुछ अर्सा कबल जो आलमगीर खान साहब कराची के अंदर स्टार्ट की थी कैंपेन फिक्स इट के नाम से, क्या प्रोग्रेस रही उस कैंपेन की, क्या उसका आउटपुट रहा? फ़र्क पड़ा? दो कि कराची के मसाइल उसके शहर की तरह बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि इसका आउटकम जो है वो बेहतर रहा हो इस कैंपेन का? देखिए, फिक्स इट आज भी अपने दीगर कैंपेन्स में, दीगर फलाही इंसानी खिदमत में मसरूफ है और वो काम करती रहेगी। कराची के मसाइल तो आज भी बेशुमार हैं, क्योंकि आज भी वही नाअहल लोग बैठे हुए हैं जो पिछले 15 साल से बैठे हुए थे। 3 अदवार की हुकूमत आज भी मौजूद है यहाँ, तो कराची के मसाइल तो हल नहीं हो सके, और मैं भी या फिक्स इट भी आवाज उठाना बंद नहीं करेगी। रही बात, शहर में आप जाएं, सड़कें टूटी फूटी है, मेन होल खुले हुए हैं, सीवरेज बह रहे। अच्छा, फिर ये कहते कि ये हमारा काम नहीं, ये नीचे इदारों का काम है, जो मुताल्लिका इदारे, ये इदारे आपके जेर असर है। वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का मौजूद है, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का मौजूद है, सीएम सिंध जिसने इन सबको फंड्स देने वो पीपल्स पार्टी का मौजूद है। तो मैं तो इन्हीं से सवाल करूंगा। बल्दियाती मसाइल हैं इनकी वजह से, और अब तो कोई इख्तियारात का रोना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर टियर पर एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी मौजूद है, हर टियर, हर सतह पर। तो कोई रोना धोना इख्तियारात का नहीं होना चाहिए। और जब ये काम करेंगे हम कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करते, लेकिन ये काम नहीं करेंगे, ना अहली करते, सीना जोरी करते, तो हम एहतजाज भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे, फिर इनको तकलीफ होती है, हमें जेलों में डालें जेलों में। अनफॉर्चुनेट है। कराची के मसाइल की बात हम कर रहे हैं, मैं ज़रूर ये साथ में पूछना चाहूँगी। ऑब्वियसली एक तो आपने खुद से या सारे मामलात को देख भी रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप किसी मसले के हल के लिए जब बाहर निकलते हैं तो चैलेंजेस क्या होते हैं? क्या लोकल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुछ सपोर्ट करती हैं आपको? और ओवरऑल चैलेंजेस अगर हम आपसे जाने तो। सपोर्ट तो इतनी करती है कि मैं एटीसी कोर्ट से आ रहा हूँ, मेरा मुकदमा था, तो वो मुकदमा इन्होंने ही बनाया, इनकी बड़ी नवाजिश थी, बड़ा मैं इनका जो है वो खुशी का इजहार करता हूँ कि ये मुकदमे पे मुकदमे बनाते हैं, हमें पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, और रीजन एक ही रहती है कि हम इनके इश्यूज पर, इनसे मुतालिक इश्यूज पर बात करते हैं। मैंने आज तक किसी की जात पर अटैक नहीं किया, मैंने किसी ओहदेदार, कोई भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इनके मेयर हो, किसी की जात से मुतालिक कोई बात नहीं की, मसाइल पर बात की है। मसाइल पर बात करें तो इनको तकलीफ होती है, भाई मसाइल आप हल कर दो, मैं खामोश हो जाऊंगा, मेरा मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक मसला जिंदा है मैं बोलता रहूंगा। आप जेल में डालते हैं, जान से मारते हैं, मुकदमे बनाते हैं, आप जो करते हैं करें। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, एक समाजी वर्कर हूँ, मैं अपने काम, मेरा काम ही यही है, मेरे को इसके अलावा काम ही नहीं आता, तो मैं तो यही करूंगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद थे, कराची के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारे शो में आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी ना। एक वक्त हम सीरियस गुफ्तगू कर रहे होते हैं, फिर हम कुछ इशू पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी लाइटर साइड पे भी आते हैं। आज जो सोशल मीडिया जो कह रहे सेंसेशन जिससे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, उनका कंटेंट मैं खुद फॉलो करती हूँ। आई लव इट। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके कंटेंट को देख भी चुके होंगे और उनके साथ बात भी कर चुके होंगे और इनको रिलेट भी कर चुके होंगे ना कहीं। सो लिहाजा मैं आपको बताती हूँ जनाब, हम जिनकी बात कर रही हूँ इनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को जब मैंने खुद देखा तो मैंने खुद से रिलेट किया और मेरी बहुत सारी दोस्तों ने रिलेट किया, क्योंकि जब भी हम बाज़ारों में जाते हैं हमें यही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आप वीडियो देखें, फिर मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, अम्मी की तबीयत कैसी है? आए जी आए, अभी नहीं आई। नहीं, मसरूफ थी। पहले बताएं, चाय पियेंगे या जूस? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लेंगे। जूस। माशाल्लाह अली का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सो प्राउड ऑफ हिम। मुझे इतने अच्छे की उम्मीद नहीं थी। अम्मी खाना बहुत मजे का बना हुआ है, बिरयानी कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास रज़ा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस कंटेंट क्रिएटर। आप में से बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते होंगे। थैंक यू वेरी मच अब्बास। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सो आप? मच अरमला फॉर हैविंग। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब्बास, पहले तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। Thank you so much, हम thank you so बहुत much. पसंद भी करते हैं। वो लिबर्टी वाली वीडियो मैंने भी रिक्वेस्ट की है टीम से कि आपने प्ले करनी है, अब हम दिखाएंगे दोबारा से। सो पहले तो अपना इस कंटेंट क्रिएशन वाली जो एक जर्नी है उसको हमारे साथ शेयर करें। कब से बनाना शुरू की और कैसे आइडिया आया? सोचा था कि जब मैं आपने ये वीडियोस बनाना शुरू किए कि मैं इतना वायरल होऊंगा, लोग पसंद करेंगे इस कंटेंट को? मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी लास्ट ईयर इन मई। अच्छा, ठीक है। पिछले साल मई में मैंने स्टार्ट किया था इसको। और मैं पहले कंटेंट बनाता होता था सोशल मीडिया के ठीक ऊपर, है। लेकिन वो ज़्यादा सीरियस था, सोशियो पॉलिटिकल नेचर का था। ठीक है। मैंने रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेसिफिकली जो कॉमेडी या ह्यूमर के जॉनरा में थी वो लास्ट ईयर बनाना शुरू की। लेकिन इनिशियली ऑब्वियसली आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी जो है वो कंटेंट वायरल भी होगा, लोग इतना पसंद भी करेंगे और उसके रिस्पॉन्स में रिकग्निशन वगैरह भी मिलेगी। तो हाँ, इट वाज वेरी लाइक स्विफ्ट एंड क्विक, यू नो। या इट वाज वेरी इट मस्ट बी वेरी Yeah, ओवरवेलमिंग it एज is. वेल। अच्छा आवाज़, थोड़ा सा बताओ, पहली वीडियो जिसने आपको जो कह रहे ना एक किक दी या पुश दिया कि अब मैंने इसी तरह का कंटेंट बनाना है, वो कौन सी वीडियो थी आपकी? अच्छा, किक और पुश तो मुझे 2-3 वीडियोस के बाद मिलना शुरू हो गया था, ठीक क्योंकि है। किक आपको मिलता है फीडबैक से, Feedback obviously, से, या। जो आपकी ऑडियंसेस का आपको मिल रहा होता है। लेकिन एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा क्लिक की मेरी, वो ये थी कि जो टेक्सटिंग स्टाइल्स होते हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स के, जो अजीबो गरीब कासा हा माँ या जा रहा अजीबो गरीब किस्म के वो लोग स्टाइल में लिखते हैं। तो मैंने वो रील बनाई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत। और अक्रॉस द बॉर्डर उसके ऊपर अभी मेरे ख्याल में 12 to 13 मिलियन व्यूज़ हैं उस एक रील के ऊपर। तो वहाँ से मुझे था कि अब तो मज़ा आ रहा है यार, ये तो काम थोड़ा सा हाथ से बाहर हो गया यार। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन, अब सोशल मीडिया ने जहाँ बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजेस किए हैं वह आसानी भी कर दी है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर अपनी मर्ज़ी का कंटेंट डालते हो, लोग पसंद करते हैं, तो आपको वही बात है कि मोटिवेशन मिलती है। सो आपने इस प्लेटफॉर्म को, जब इसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक की बात करें, अब कैसे आपने फील किया कि ये आपने अपने इस कंटेंट के ज़रिए लोगों को एक अच्छा मैसेज भी देना है, उनको इंटरटेन भी करना है? बिकॉज इंटरटेन करना लोगों को एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, सोशल मीडिया इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप जब वंस यू आर ऑन सोशल मीडिया और आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है, तो उससे बहुत दरवाजे खुलते हैं आपके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। और बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाना, मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इन इटसेल्फ, क्योंकि जब आपकी फॉलोइंग ग्रो होती है, पीपल स्टार्ट वॉचिंग यू, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, आपकी बात का मतलब क्या है। कुछ चीज़ों की अंडरटोन जो होती है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल होती है, जो कि लोगों को यूजुअली पता लोग नहीं उसको होता। इंटरप्रेट मुख्तलिफ अंदाज में कर लेते हैं। तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मज़ा भी आता है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो उसके साथ attached है। एंड आई गेस इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कि आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, आपने उसमें सोबर एलिमेंट भी रखना है, लोगों को एंटरटेन भी करना है, और वो कभी कभी सिचुएशन डू यू थिंक ट्रिकी हो जाती है कि आप कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो जिस पे लोग जो कहते हैं जी कि आपको लगता हो कि बहुत पसंद करेंगे, लेकिन बैश भी हुए हो कभी आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह लकी रहा हूँ इस मामले में कि अभी तक बैश नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह You are lucky. लकी
लकी भी रहा हूँ और मुझे लगता है थोड़ा सा समझदार भी रहा हूँ इस मामले में कि मैंने कभी ऐसा कोई टॉपिक चूज नहीं किया जो कि मुझे लगता हो कि कंट्रोवर्शियल है, या कि बल्कि एटलीस्ट अगर कुछ कंट्रोवर्शियल है भी सही तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी स्क्रिप्टिंग में, उसकी कंटेंट के अंदर मैं थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को प्ले करूँ, ऐसी कोई बात ना हो जो कि ऑफेंसिव हो लोगों के लिए, लोगों को बुरी लगे। तो यस, एक मुश्किल काम है, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और बहुत सोच समझ के करना पड़ता अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है जी कैमरा हाथ में पकड़ा है, आप बस कुछ भी वीडियो बना लें, आप डाल देंगे, लोग पसंद कर लेंगे, बस मैं वायरल हो जाऊं, वायरल होने के लिए मैं कुछ भी कर लूं। एक वीडियो को प्रॉपर्ली आइडिया करने, उसको एग्जीक्यूट करने कितना टाइम लगता है और कितना पेशेंस रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, द प्रोसेस जो होता है इस पूरे मेरे लिए जो है वो ये है कि मुझे जब एक आइडिया आता है तो मैं उसको अपने पास नोट डाउन करता हूँ अपने फ़ोन के नोट्स के अंदर। ठीक है। और जब मैंने अपनी एक फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है कि लेट्स से मैंने एक हफ्ते में 4 वीडियोस लाजमी अपलोड करनी है, तो फिर जब मैं बैठ कर उनमें से आइडियाज़ को फिल्टर आउट करता हूँ कि मैं आज जिस आइडिया के ऊपर बनाऊंगा, तो फिर मैं उसकी स्क्रिप्टिंग शुरू करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होता है वो स्क्रिप्टिंग होता है, क्योंकि उसमें आपको सोच समझ के सारा कॉन्टेंट अपना तैयार करना पड़ता है। बाकी जब वीडियो आप शूट करते हैं, उसकी एडिटिंग वगैरह वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। लेकिन अगेन जैसे आपने बात स्टार्ट की कि लोगों को बस लगता है कि हाथ में फ़ोन आ गया है तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे और हमें बस वायरल होना है। मैं हमेशा इसको ऐसे देखता हूँ कि आप जब सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप यू आर मार्केटिंग योर सेल्फ आउट इन द ओपन। तो आपको बहुत ज़्यादा चूजी होना चाहिए इस मामले के अंदर कि आप लोगों को अपनी क्या इमेज दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में क्या परसेप्शन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने पहले कहा, इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और सोशल मीडिया पे काम अगर आप कर रहे हैं, आपको नहीं पता एक दिन आप सो के सुबह उठेंगे और आपकी दुनिया तब्दील हुई होगी। दुनिया तब्दील तो हो बहुत गया। केयरफुली आपको ये चीजें करनी राइट, पड़ती हैं। हमारे यहाँ हम हीरो बनाने में भी नंबर 1 है और जब हम उस बंदे को जीरो बनाते हैं तो हम 1 मिनट में उस बेचारे की सारे करियर, उसकी सारी एफर्ट्स को कहीं पानी में मिला देते हैं। अच्छा, ये जो बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, आप भी यू आर यंग और आपने भी बहुत कम अरसे में माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। आप ज़्यादातर अपने अब्बा को टारगेट करते हैं वीडियोस में, कभी ऐसा हुआ है कि अब्बा ने आगे से कहा हो कि ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, तुम क्या कर रहे हो घर से, कभी इस तरह की रेजिस्टेंस आई है? अगेन शुरू में जब आप इस तरह का काम शुरू करते हैं, क्योंकि कॉमेडी और ह्यूमर को लेके हमारी सोसाइटी में ना कुछ परसेप्शंस हैं और उसकी वजह ये है कि थिएटर में जिस तरह की कॉमेडी और ह्यूमर ट्रेडिशनली तो नहीं, अंटिल रिसेंटली होती आई है, उसकी वजह से लगता है लोगों को कि ये लाइक थोड़ा सा डिसेंट काम नहीं है या फिर ये अच्छा काम, उसकी वजह से रिजर्वेशंस होते हैं। लेकिन वंस अब आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली ज़रा टेकअप करना शुरू करते हैं और फिर उससे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए आपको, तो फिर पेरेंट्स ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि नहीं, ही नोज हिज शिट, ही नोज हिज वर्क, और वो जो कर रहा है वो ठीक डायरेक्शन के अंदर कर तो रहा है। जब आप अब्बा की वीडियोस, तो आपके जो वीडियोस में आपके अब्बू का एक परसेप्शन देखते हैं जो आपने बनाया, क्या असल में वो वैसे ही है? अच्छा, मेरे अब्बा जो है ना वो रियल लाइफ में इतने जॉली नहीं है, अच्छा, वो इतने फनी नहीं है, okay. लेकिन हाँ, वो जो अंकल या डैड वाला कैरेक्टर है वो बेसिकली इंस्पायर्ड उनसे है। क्योंकि उसके अंदर मैं जो डायलेक्ट यूज करता हूँ बोलने का, वो उसी तरीके से बोलते हैं। फिर कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं, लाइक बहुत ही छोटी सी चीज़ के आप बैठ के बात करते हुए आप अपनी ये वाली लेग शेक कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशंस और ये बॉडी लैंग्वेज मैं उनसे ही पिक करता हूँ और वो उन्हीं को ही मैं फिर इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने काम में। तो वो कभी कभी ना मैंने घर में मना किया हुआ है अपनी अम्मा को भी, अपनी वाइफ को भी, बहनों को भी, कि आपने ना बाबा को मेरी वीडियो नहीं दिखानी, स्पेशली जो कि जिसमें मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ी सी पता नहीं, वो एक बैरियर है, एक शर्म आती है, या फिर ये लगता है कि ये बुरा ना मना जाए इस बात के ऊपर, लेकिन वो फिर भी शरारतन उनको दिखाते जरूर हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल ये था कि देसी डैड्स व्हेन मॉम्स गेट सिक। वो मैंने देखी थी जिसमें दवाई ले लो ये वो तो वो तो मतलब जब वो घर अम्मा ने देखी या बाकी सब ने देखी, दे क्रैक्ड अप, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल तुम्हारे बाबा हैं जिस तरह तुम कर रहे हो, और उन्होंने मेरे सामने बैठ के उनको वो वीडियो दिखाई। और व्हाट वाज हिज रिएक्शन? आई रैन आउट ऑफ द रूम, मैं वहां पे नहीं बैठा। व्हाई? क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे था कि नहीं, डांटते वो नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इनटू वर्ड्स, लेकिन वो एक बैरियर बहरहाल अच्छा, वैसे मुझे लगता है हमारी जनरेशन के अंदर पेरेंट्स के साथ हमारा अभी तक वो फ्रैंकनेस लेवल नहीं है, या वो एक बैरियर अभी भी है कि हम बहुत खुल के उनके आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना अपना गुस्सा, ना अपना प्यार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जो आप बॉयज होते हैं उनका अपने फादर्स के साथ एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ बैरियर होता है। आई एग्री। अच्छा जी, वो लिबर्टी वाली वीडियो जिसके मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ, वो अब रेडी है। मैं चाहूंगी पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर हम अब्बास से इस पे कमेंट्स लेंगे कि ये लिबर्टी जाते रहे हैं, इन्होंने किसको देखा है और वहां पे दुकानदारों को कितना इन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब वो वीडियो देखें।
आजे अपी, छोटी बहना आजो। जी प्यारी डोल, ये वही शॉप है जो आप ढूंढ रही हो। आजो इस तरफ। छोटी गुड़िया मर्जी है। आए अपी आए। आजो हैवी वाली बाजी नहीं आई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। चाय जूस क्या मंगवाऊं अपनी बाजी के लिए? अच्छा, राजस्थान से स्पेशल बॉक्सों में बंद करके वैरायटी मंगवाई है अपनी बहना के लिए। ये लीजिए, ये कितना जच रहा है मेरी बाजी को। और क्या चाहिए बाजी? ये 1350, वो 1500, वो 1850। अभी मैं तो पूरी शॉप खोल दूंगा आपके सामने, मेरी जो भी यही है, लेकिन दिल आपका इसी वाले दाने पे आना है। नहीं बाजी, इतना वारा ही नहीं खाता, हम भी यहाँ बच्चों का रिस्क कमाने बैठे हुए हैं। आप ऐसा करें, आप इसको ऐसे ही ले जाए। मेरी बहन के घर चीज चली गई, मेरा खर्चा घर आ गया। दे बाजी नू। यही चीज जब यहां से चक के आपको जेडोट, सफेर, ऑनलाइन वालों ने 6-6 हजार की बेचनी है ना, उस टाइम आपने कुछ नहीं कहना। आपकी लड़ाई सिर्फ भाई के साथ है। जैसे आपकी मर्जी मेरी बहन, जैसे आपकी मर्जी। बंदे ही ना दे अफसर ने ते गल्लां इन्हां दियां तप्पड़ कनातियां आलियां ने। चक के ले जा रहा हूं। आ जाए दोनों बहन, इधर आ जाए। आजो गुड़िया आजो, पूरी मार्केट घूम के आ जाओ। जी बाजी, आज बस इतनी शॉपिंग करनी थी। चल अच्छा। जस्ट लुक एट द ऑब्जर्वेशन। आपने ये ऑब्जर्व किया कब, कैसे आप बाजार ज़्यादा अम्मा के साथ जाते थे, वाइफ या बहनों के साथ, कि आपने ये इतनी चीज़ ऑब्जर्व की कि लिटरली हम जितने लड़कियां, मुझे याद है कि मैं भी जब लिबर्टी जाती थी या कहीं भी शॉपिंग करने, ऐसी आवाज़ें, बाजी इधर आ जाए, इधर देख ले, हम सब रिलेट कर पाए। इसके बताएं ज़रा, ये वीडियो में आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया इतना? अच्छा, मैंने जब इसका पार्ट 1 बनाया था ना, ये पार्ट 2 आपने प्ले अच्छा, किया, या इसका एक पार्ट 1 भी है, तो वो मैंने जब बनाया तो मेरी अम्मा देख के ना हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी हमारे साथ लड़ाई ये होती है कि तुमने हमारे साथ शॉपिंग पे नहीं जाना, ठीक है, ये तुमने किस वक्त देखा है? तो मैंने उनको यही बोला कि मैं बस जो भी 5-6 दफा लिबर्टी गया हूँ, तो ये एक डिस्टिंक्ट चीज थी जो मैंने नोटिस किया वहां पर। ठीक है, अब ये जो उनका एटीट्यूड होता है, आपके जो सेल्समैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, इसको आप 2-3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बॉर्डर लाइन क्रीपी भी होता है, इट्स वेरी हरासिंग, ये वो भी होता है, लेकिन ये मार्केटिंग जीनियसेस भी होते हैं। ठीक है, इन लोगों को ये पता होता है कि आपने किस तरीके से टेंशन ग्रैब करनी है आसपास से जाने वाले लोगों की। तो वो मैंने उनका एक जो सर्टन उनका टोन चेंज होती है, फिर वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं, मार्केटिंग अगेन कि आप ले जाएं, हमारा खर्चा घर आ जाएगा, मेरी बहन के घर चला जाएगा। तो वो मैंने देखा और मुझे लगा कि यार ये दिस इज समथिंग, दिस वुड बी वेरी रिलेटेबल हर उस बंदे के लिए जो कम से कम एक फॉर लिबर्टी गया। नहीं, हम सबके लिए है। हम ये लिबर्टी की बात ही हर मार्केट में जब, और आपने जो क्रीपी वाला कहा, वो ज्यादा समटाइम्स यू फील दैट कि ये बहुत मतलब एक लीचड़ वाला एलिमेंट शुरू हो जाता है दुकानदारों का, बट स्टिल। अच्छा, अब चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कोई ऐसी चीज़ जो आपने अभी तक शायद तैयार की हुई है या आप ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, हमारे देखने वालों से शेयर करेंगे, चाहे वो अपने अब्बा की टोन में या कोई भी ऐसी चीज़, हम ज़रूर चाहेंगे आप थोड़ा सा परफॉर्म करें हमारे देखने वालों के लिए। अच्छा, क्योंकि मैंने अब्बा वाली बात कर ली, लिबर्टी वाली आप लोगों ने देखी, मेरा एक और सीरीज़ है जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है, और वो है अबाउट अ स्टोरी टेलर फ्रेंड, कि आपके फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर कुछ स्टोरी टेलर्स होते हैं जो कि बात को बहुत लंबा करके सुनाते हैं। तो मैंने कुछ तैयार तो नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इम्प्रोव करने की अभी कोशिश करता हूँ। तो मैं उठा सुबह 8 बजे, तो मुझे कॉल आ गई पब्लिक न्यूज़ से। उन्होंने कहा कि आपका सेगमेंट है, आप जल्दी, आप देर हो गई है। मैं गया शॉवर के अंदर, मैंने ऊपर फटाफट पानी डाला, कपड़े ऊपर डाले, बाल सेट किए, गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, गेट से बाहर निकला। जैसे ही मैं निकला तो मेरी गली की राइट साइड पे एक टर्न नहीं आता, वहाँ से मैं मुड़ा तो आगे 2 गाड़ियाँ आपस में लड़ रही थी। मैं उनके पास जाए, गाड़ी रोकी, मैंने कहा यार तुम पागल तो नहीं हो गए, मैंने जल्दी जाना चैनल पर, मुझे देर हो रही है। खैर उनको मैंने छुड़वाया, गाड़ी मैंने आगे निकाली। शाह काम फ्लाईओवर के नीचे दूसरा टर्न जो है ना, उससे जब आप लेफ्ट हो तो उसके साथ एक नहर जा रही है, उसके आगे एक राइट टर्न आता है, वहाँ से नहीं मुड़ना। उसके 2 टर्न बाद मुड़ के मैं जो मेन रोड के ऊपर चढ़ा तो मुझे एक और कॉल आ गई। उन्होंने कहा सर आप तो लेट है, हमारा सेगमेंट अभी शुरू होने वाला है। मैंने खैर भाईजान गाड़ी दौड़ाई, मेरी गाड़ी की कैपेसिटी भागने की है 200 किलोमीटर के ऊपर, मैंने भगा ली 240 के ऊपर। पूरी रोड में भागता भागता पब्लिक न्यूज़ से पहुंचा। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर बैठा, अरमला ने कहा आप तो लेट हैं। मैंने कहा बीबी लेट है या जल्दी है, आप मेरे साथ सेगमेंट शुरू करें, क्योंकि अब मैं बैरियर से उठ के हूँ, यहाँ से मैं वापस नहीं जाने वाला। तो भाईजान बस स्टोरी कुछ इस तरह की है, और वो स्टोरी का कोई नतीजा नहीं निकलता। इट्स अ वेरी लेम स्टोरी, लंबी होती चली जाती है। और बहुत सारे हमारे ग्रुप्स के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो आपको बिला वजह हर एक मोड़ की कहानी, गाड़ी के पहिए से लेके गाड़ी के, और अच्छा आप उनको कहीं इंटरप्ट कर दें, फिर वो शुरू से शुरू करते हैं, एंड दैट्स वेरी अनोइंग। अच्छा मुझे ये बताएं, कंटेंट क्रिएशन के लिए
क्योंकि अब बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देखते भी हैं और आपने बहुत कम अरसे में अच्छा कंटेंट बनाया है। अच्छा कंटेंट बनाने के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट टू यंगस्टर्स कि उनको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उनके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि अगर अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाना है तो ये चीज़ें आपको अपने उसमें शामिल करनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यू नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट। आप कंटेंट को कंज्यूम करें पहले, और स्पेशली उन लोगों का जिनका कंटेंट एक्चुअली क्वालिटेटिवली अच्छा है। आप जब कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर से आप मल्टीपल चीज़ें ऐसी नोटिस करते हैं जो कि आपको समझ में आता है कि ये कंटेंट में होनी चाहिए, लेकिन अगेन आपने कॉपी नहीं करना। आपने वो चीज़ें नोटिस करके फिर अपने आप से सवाल करना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मैं ओरिजिनली कर सकता हूँ, कौन सा मेरा ऐसा क्राफ्ट है, मेरा स्किल सेट है जो कि मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों के सामने लेके आना चाहिए। सो जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। अपने आप से पूछें कि आप लोगों को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप अगर मैं कोई एक दे सकता हूँ, जस्ट बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ। आप जो अपना एक फेक पर्सोना बनाकर आप उसको ज़्यादा देर तक सेल नहीं कर सकते लोगों को। यार यू आर सो राइट। अच्छा, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसको आप पर्सनली खुद भी फॉलो करते हैं, जिसका कंटेंट आपको लगता है कि उसका बहुत अच्छा कंटेंट होता है, क्वालिटी कंटेंट होता है? अच्छा, मैं अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात करूं यूट्यूब के ऊपर, तो आई लव इरफान जुनेजो's वर्क, आई लव मूरू's वर्क, आई लव जुनेद अकरम्स वर्क। ओए हैरी एक नया अकाउंट आया यूट्यूब के ऊपर, ही इज डूइंग वंडरफुल। इंस्टाग्राम के ऊपर आप स्पेसिफिकली बात करें तो आई लव अली सुफियान वासिफ्स वर्क। ही डज वेरी गुड कंटेंट, की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। मुझे इंडियन क्रिएटर्स कुछ बहुत पसंद हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। अगेन वो लोग ऑथेंटिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, प्लस वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपने क्राफ्ट के साथ। तो इंडियन क्रिएटर्स हैं कुछ, वो काफ़ी पसंद है। अच्छा, एज यू सेड, आपने अभी इंडिया की खुद भी बात की है, वहाँ पे भी इस तरह का कंटेंट बनता भी है, लोग बड़ा उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी बड़ा एक अच्छा ट्रेंड भी है और लोग बहुत फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं। इसका फ्यूचर आपको नज़र आता है? इसका फॉर श्योर फ्यूचर है स्टैंड अप कॉमेडी का पाकिस्तान के अंदर, और कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक हवाले से ठीक हैं कि अभी तक वो उस तरीके से फेम या रिकग्निशन नहीं हासिल कर पाया। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि इंडिया की आबादी ही 1.5 अरब की है तकरीबन, तो मार्केट ही बहुत बड़ी है। फिर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि करंट लॉट ऑफ जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनमें से कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग स्टैंड अप कॉमेडी। जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जुगत करते हैं और एट टाइम्स वो लोग वल्गैरिटी, ऑब्सैनिटी, बिलो द बेल्ट बात करते हैं। अब इन चीज़ों के अंदर आप कभी भी पाकिस्तानी जो थिएटर है ना, उसको नहीं काट सकते। तो व्हाई वुड समवन पे टू वॉच यू? वो लोग जाकर थिएटर देखेंगे ना, क्योंकि वो जुगत भी आपसे अच्छी मारते हैं और वो गंदी बात भी आपसे बहुत अच्छी कर सकते हैं। घुमा के अच्छा कर देते हैं उसको, ठीक है ना? तो लेकिन आई विल टेक दिस प्लेटफॉर्म, और मैं ये बल्कि बोलना चाहूँगा कि मैं आई एम हैविंग माई शो विद इन दिस मंथ, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो काफ़ी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, तो मैं उसको अनाउंस करूँगा चैनल के ऊपर। नो I'll be having a private show, stand up comedy show। तो मैं वो अनाउंस करूँगा अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो I would want you guys to very good news and we are looking forward. Thank you very much and we wish you very best of luck. आप इसी तरह से अच्छा कंटेंट बनाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। अब्बास रज़ा बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। आप इनके पेज पे जाके इनका कंटेंट देखेंगे, यू विल लव इट। तो हमने सोचा कि आज इनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।